नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम या उपाधियाँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, या मनु के नाम से किसे जाना जाता था, या आधुनिक चाणक्य किसे के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है उनके कुछ कुछ उपनाम रखे गए हैं या उपाधियाँ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। ठीक है, अब ये जो आज का जो वीडियो है हमारा, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है आपका व्यापम से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, साथ ही एमपीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। ठीक, चलिए, तो जो भी विद्यार्थी इन दोनों एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। ठीक है, अब इसे याद करने के लिए हमें ट्रिक बनाइए। भारतीय आत्मा से हम शब्द उठाएंगे भारत माता, है ना, भारतीय आत्मा, भारत माता। ठीक है, तो किसी भी माता की आत्मा या किसी भी माँ की आत्मा किसमें बसती है? उनके बच्चों में। और बच्चों को क्या कहा जाता है? लाल कहा जाता है ना। तो इस तरह से भारतीय आत्मा हो जाएंगे माखन लाल। ठीक है, माखन लाल में देखिए क्या आता है? वर्ड लाल। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा माखन लाल। भारतीय आत्मा या भारत माता की आत्मा किस में बसेंगी? उनके बच्चों में, और बच्चों क्या कहते हैं? लाल। तो इस तरह से हो जाएगा पहला माखन लाल चतुर्वेदी। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप बस भारतीय आत्मा से याद रखें भारत माता, और माता की आत्मा किस में बसती है? लाल में। लाल से माखन लाल चतुर्वेदी। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे कालिदास, जिन्हें कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, अब शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो पियर, पियर शब्द से हम बनाएंगे बियर। ठीक है, बियर मतलब ड्रिंक, दारू। ठीक है, तो भारत में बियर पीने के बाद जो बियर पीता है तो उसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बुरा माना जाता है ना। मतलब बियर पीने के बाद उसका समाज में नाम काला हो जाता है। ठीक है, और काला से हम बनाएंगे कालीदास। ठीक, तो इस तरह से भारत का शेक्सपियर हो गए कालिदास। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे कालिदास। तीसरा है लता मंगेशकर, जिन्हें जाना जाता है नाम से स्वर सम्राज्ञी। ठीक है, तब लता मंगेशकर जी एक महत्वपूर्ण गायिका है, जिन्हें स्वर कोकिला नाम से भी जाना जाता है, जिनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जी है सुरों की सम्राट, है ना। तो सुरों की सम्राट है, इसीलिए उन्हें स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरु की सम्राट है या सुरु का एक छत्र साम्राज्य है उनका, इसलिए उन्हें स्वर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। फोर्थ है मनु, जिन्हें जाना जाता मनु, अब मनु के नाम से जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, तो अब ये तो आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे कि एक मूवी आई थी मणिकर्णिका, है ना, जिसमें कंगना रनावत ने रोल किया था रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तो मणिकर्णिका के नाम से आप क्या उठाइए? मनु, है ना। तो मनु, मनु से याद, मनु से हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम मनु था, है ना। याद कैसे करेंगे? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो फिल्म बनी थी रानी लक्ष्मीबाई की जोनी के ऊपर, वो थी मणिकर्णिका। मणि से हमारा हो जाएगा मनु। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम है मनु। फिफ्थ है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिन्हें जाना जाता है आधुनिक चाणक्य के नाम से। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिन्हें आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अब पंडित द्वारिका प्रसाद जो कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से है, या मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, एक्स सीएम। ठीक है, इन्हें ही आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। छठवा है कुंजीलाल दुबे, कुंजीलाल दुबे जी को जाना जाता है मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से। अब कुंजीलाल दुबे जी के बारे में हम जान लेते हैं। कुंजीलाल दुबे जी जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था।
ठीक है, इन्हें ही मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहा जाता है। अब कुंजीलाल दुबे जी, ये कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर, तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे कुंजीलाल दुबे जी। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कुंजीलाल दुबे जी। ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष हो गए कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट है सेवंथ। सेवंथ है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता है लोकमाता या देवी के नाम से। ठीक है, तो लोकमाता के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लोकमाता या देवी किनका उपनाम है, तो ये हो गए अहिल्याबाई होलकर। अब अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहाँ से है? इंदौर के होलकर घराने से। ठीक है, तो इंदौर के होलकर घराने से संबंध है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, जो कि महारानी थी इंदौर की, इंदौर के होलकर घराने। इन्हें ही लोकमाता या देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एट, कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे को, ठीक है, इन्हें भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाजपा के पितृ पुरुष है कुशाभाऊ ठाकरे। अब जानते हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी के बारे में। ठीक है, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे जिनका संबंध भाजपा से था। ठीक है, इन्हें ही भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाजपा के पितृ पुरुष मतलब भाजपा के लिए जो आदरणीय है, पिता समान है ना, इसलिए भाजपा के पितृ पुरुष। ठीक है, इन्हें जाना जाता है कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से। अशोक कुमार। अशोक कुमार को जाना जाता है दादा मुनि जी के नाम से। ठीक है, तो दादा मुनि, जब भी शब्द आए दादा मुनि, जिनका संबंध होगा अशोक कुमार से। अशोक कुमार, हम जानते हैं कि अशोक कुमार भारतीय सिनेमा के मुख्य अभिनेता थे जिन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता था। अब इनका जन्म हुआ था खंडवा में। ठीक है, तो अशोक कुमार जी जो एक एक्टर थे बॉलीवुड के, जिनका जन्म खंडवा में हुआ था, इन्हें ही दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है टेंथ, राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन, ये भगवान रजनीश या ओशो। ठीक है, अब कई बार आप पेपर में या आर्टिकल पढ़ते होंगे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे हमारे। ठीक है, या अध्यात्म की बातें करते थे। तो ओशो, अभी जो आज के रूप में प्रचलित नाम है इनका ओशो, है ना। तो ओशो, या जिन्हें भगवान रजनीश भी कहा जाता था, जिनका मुख्य नाम था राजेंद्र जैन। ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम है राजेंद्र जैन। ठीक है, तो या राजेंद्र जैन या आज के वर्तमान के ओशो। तो राजेंद्र जैन, जिन्हें भगवान रजनीश या ओशो नाम से जाना जाता है, जो कि एक दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, और एक आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख भी थे, जिनके विचार आज भी पढ़े और सुने जाते हैं। है ना, आज भी एक दैनिक भास्कर में कई बार कॉलम आता है ओशो, ओशो के नाम से। ठीक है, तो ओशो का मूल नाम है राजेंद्र जैन। ठीक है, या कभी क्वेश्चन पूछ एग्जाम में पूछा जाए भगवान रजनीश का मूल नाम या ओरिजिनल नाम क्या है, तो वह है राजेंद्र जैन। 11th है तानसेन। ठीक है, जिन्हें संगीत सम्राट के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, अब तानसेन राजा अकबर के नवरत्न में से एक थे। ठीक है ना, राजा अकबर के जो नवरत्न थे तो उसमें से एक थे तानसेन, और भारतीय संगीत में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें ही संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है तानसेन को। तानसेन कौन थे? राजा अकबर के नवरत्न में से एक थे। ठीक है, और कई बार यदि एग्जाम में पूछा जाए कि तानसेन का मूल नाम क्या था, या बचपन का नाम या विद्यार्थी जीवन का नाम था, वो था रामतनु पांडे। है ना, तो रामतनु पांडे तानसेन जी का ही एक नाम था। ठीक है, तो संगीत सम्राट हो गए हमारे तानसेन। आगे बढ़ते हैं। 12th है छत्रसाल। ठीक है, तो अब छत्रसाल जी को जाना जाता था बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से। ठीक है, अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आने वाली है छत्रसाल नाम से। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इसकी कहानी है बुंदेलखंड से रिलेटेड। तो बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है छत्रसाल को। ठीक है, अब छत्रसाल, जिन्होंने मुगल साम्राज्य से लड़ाई लड़ी थी और बुंदेलखंड में अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित किया था, जिन्हें ही बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाना जाता है। तो छत्रसाल, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया था।
ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो बुंदेलखंड के शिवाजी हो गए छत्रसाल। नेक्स्ट है 13 महेश शर्मा। महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी, ठीक है, झाबुआ का गांधी कहा जाता है महेश शर्मा को। अब झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है महेश शर्मा जी, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जिन्होंने पानी के लिए, जहाँ सूखा पड़ता था ना, जहाँ सूखा पड़ता था, पानी की कमी थी, वहाँ पानी के लिए बहुत कार्य किया था। ठीक है, तो झाबुआ, झाबुआ का गांधी महेश शर्मा, ठीक है, जिन्हें क्या मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है ना। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक महेश शर्मा जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, और इन्हें झाबुआ का गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जहाँ पानी की कमी थी या सूखा था वहाँ पे पानी के लिए कार्य किया था। नेक्स्ट है 14 सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली को जाना जाता है कैप्टन नाम से। तो सैयद मुश्ताक अली, इनका संबंध था क्रिकेट से। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली क्रिकेटर थे। अब ये पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक जमाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से प्रथम भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक लगाया था। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे सैयद मुश्ताक अली। इन्हें ही कैप्टन नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आप दो चीज़ें याद रखिए। पहला, ये दोनों चीज़ें पूछी जा चुकी है एग्जाम में। पहला, कैप्टन किसे कहा जाता था, तो वो सैयद मुश्ताक अली। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा सैयद मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से था, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। तीसरा, विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक जमाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे, तो वो थे सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक ही पॉइंट में। नेक्स्ट है 15 सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई कहा जाता है। ठीक है, अब सुमित्रा महाजन, जिनका संसदीय क्षेत्र इंदौर रहा है, जो भारत की 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, इन्हें ताई नाम से जाना जाता है और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, अब सुमित्रा महाजन हमारी पिछली जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसकी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे 3। पहला, ताई किसी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है सुमित्रा महाजन। दूसरा, सुमित्रा महाजन का संसदीय क्षेत्र कौन सा रहा था, वो है इंदौर। ठीक है, और साथ ही सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। 16 है अलाउद्दीन खां, जिन्हें सरोद सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खां, ठीक है, जिनका भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि एक महत्वपूर्ण सरोद वादक रह चुके हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सरोद वादक थे अलाउद्दीन खां। ठीक है, अब जिनके नाम पर ही मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और मैहर को ही क्या कहा जाता है, संगीत नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अलाउद्दीन खां, अब सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खां को। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे सरोद वादक थे। ठीक है, और जिनका संबंध था मैहर से, और मैहर में प्रतिवर्ष संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, जिनका नाम, जो कि अलाउद्दीन खां के नाम पर ही किया जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, मैहर में। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन फिर तैयार हो गए एक ही पॉइंट से। पहला, सरोज सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो गया अलाउद्दीन खां। दूसरा, अलाउद्दीन खां का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये था मैहर से। थर्ड हो गया कि अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन हो गए, और एक और क्वेश्चन और हो गया जो कि हम पहले भी पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि संगीत नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संगीत नगरी है मैहर। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट की पे जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में अभी तक जितने वीडियो अपलोड किए गए वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट है 17 आचार्य केशवदास, जिसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब देखिए, आचार्य केशवदास जी क्या थे, एक कवि थे
जो अपनी रचनाओं में अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते थे, है ना। इनकी रचनाओं में बहुत ज़्यादा अलंकार होते थे, जिस कारण से उनकी कविताएं आम जनमानस के लिए समझ पाना थोड़ा कठिन हो पाता था, है ना। इतनी शुद्ध, इतनी अलंकारों का इतना ज़्यादा उपयोग होता था इनकी कविताओं में कि वो जिन्हें हिंदी व्याकरण का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा वर्ड को, अलंकारों को नहीं समझ पाते जानते हैं, उन्होंने कविताओं में क्या कहा जा रहा है उनकी भावना समझने में बहुत ही दिक्कत होती थी। ठीक है। तो इसीलिए ही उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है आचार्य केशवदास जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग इतना ज़्यादा होता था कि वो बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आती थी, या उन्हें समझने में बहुत मुश्किल होती थी उनकी रचनाओं को, कविताओं को। ठीक है। तो कठिन काव्य के प्राप्त हो गए आचार्य केशवदास। 18, संत सिंगाजी। संत सिंगाजी जिन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है। ठीक है। तो मालवा का कबीर संत सिंगाजी। अब संत सिंगाजी जिनकी समाधि खंडवा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। संत सिंगाजी के नाम से प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है। इनके चमत्कार आज भी वहाँ जीवित हैं। संत सिंगाजी को मालवा के कबीर के नाम से जाना जाता है और इस क्षेत्र में पूजा जाता है। ठीक है। अब देखिए, संत सिंगाजी जिन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है, इनका संबंध खंडवा क्षेत्र से है। ठीक है। तो इनकी समाधि जो है खंडवा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है। अब संत सिंगाजी का मेला प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर लगता है। ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है ना। जब हम इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एवं त्यौहार पढ़ेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट होगा कि मध्य प्रदेश के संत सिंगाजी के नाम से वो संत सिंगाजी मेला कहाँ लगता है। ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, मालवा का कबीर किसे कहा जाता है, तो हो गए संत सिंगाजी। दूसरा, संत सिंगाजी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये है हमारा खंडवा में। और ये कब लगता है? प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर। ठीक है। तो शरद पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। अब नेक्स्ट है अमृतलाल बेगड़। ठीक है। जिन्हें अमृता जिन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब अमृतलाल बेगड़ जी के बारे में जान लेते हैं। जिन अमृतलाल बेगड़ जी का जन्म 1928 में जबलपुर में हुआ था, जिन्होंने नर्मदा की 2 यात्राएं करी है तथा नर्मदा पर इनकी कई किताबें हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। अब ठीक है, अब यहाँ से कुछ अमृतलाल बेगड़ है नर्मदा पुत्र। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार हो गया कि नर्मदा पुत्र के नाम से किस जाना जाता है, तो हो गया अमृतलाल बेगड़। दूसरा, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने नर्मदा की 2 यात्राएं करी थी तथा इन्होंने नर्मदा नदी पर कई किताबें लिखी है। ठीक है। अब या ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तीसरा, कि अमृतलाल बेगड़ जी का संबंध किस क्षेत्र से है, या इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म याद रखिए जबलपुर में हुआ था। तो इस तरह से हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट पढ़े यहाँ पे, तो हर टॉपिक, हर पॉइंट से, है ना, या फिर हर व्यक्ति या उपनाम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो हमारा। इसे आप 3 से 4 बार आपने रिवाइज करना, तो आपको हर एक चीज़ ऑलमोस्ट याद हो जाएंगी। और इस तरह से आपके 50-60 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक ही वीडियो से। नेक्स्ट है विजया राजे सिंधिया, जिन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विजया राजे सिंधिया राजमाता। इससे पहले एक आया था लोकमाता के नाम से, किससे जाना जाता है या देवी के नाम से, तो वो थी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर जिनका संबंध इंदौर के होलकर घराने से था। ठीक है। और ये है हमारी राजमाता, जिनका संबंध ग्वालियर क्षेत्र से था। ठीक है। और जो है राजमाता है विजया राजे सिंधिया। तो ट्रिक इसकी ऐसे याद रख ली कि राजमाता में वर्ड कौन सा आ रहा है? राज। और विजया राजे में भी आ रहा है वर्ड राज। तो इस तरह से राजमाता हो जाएंगे विजया राजे सिंधिया। तो आपको राजमाता है लोकमाता में कंफ्यूज नहीं होना है। लोकमाता क्या है? अहिल्याबाई होलकर। दूसरा है राजमाता, तो अब राजमाता कौन होगी? जिनके नाम में राज आएगा। तो राम किस में, राज का नाम आ रहा है विजया राजे में। तो यहाँ से आप उसका कन्फ्यूजन आपका हमेशा के लिए हट गया। अब विजय राजे सिंधिया के बारे में जान लेते हैं। विजय राजे सिंधिया जिनका संबंध ग्वालियर राजघराने से है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनेता माधवराज सिंधिया जो थे उनकी माता जी है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण राजनेता रह चुके हमारे माधवराव सिंधिया, जिनकी माता जी है विजया राजे सिंधिया। और माधवराव सिंधिया के सुपुत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो राजमाता के नाम से जाना जाता है विजया राजे सिंधिया को। इनका संबंध किससे? ग्वालियर क्षेत्र से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 21,
रानी अवंतीबाई, जिन्हें रामगढ़ की रानी कहा जाता है। अब रानी अवंतीबाई जी ने रामगढ़ की रानी के नाम से जाना था। रामगढ़ की रानी रानी अवंतीबाई। ठीक है। अब रानी अवंतीबाई जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी और युद्ध स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है। ठीक है। जब ये रणभूमि में थी तो इन्होंने इन्होंने जब जब इनकी सेनाएं अब जब इन्होंने अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो रहे थे तो इन्होंने अपने खुद की तलवार से अपनी। ठीक है। तो इनकी जो अंगरक्षिका थी, रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी, उन्होंने उनकी तलवार से खुद अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है। तो रानी अवंतीबाई जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है 1857 की क्रांति में, रामगढ़ की रानी के नाम से जाना जाता है रानी अवंतीबाई को, और ये युद्ध स्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हमारे 21 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के जितने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में हम जान चुके हैं, और उनके उपनाम है ना, जो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके उपनाम। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से इसे आज जो हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम या उपाधियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई इससे वजह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार इसके क्वेश्चन आ भी चुके हैं, और हमने टोटल 21 पॉइंट्स अभी पढ़े हैं। तो हर पॉइंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से आप मोटा मोटा अंदाज देखें तो आपकी इस आज की वीडियो से 50 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। और जो कि कई बार ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ठीक है। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है भारत माखनलाल चतुर्वेदी को। सेकंड है भारत का शेक्सपियर, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। थर्ड है स्वर साम्राज्ञी, स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर जी को। फोर्थ है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है मनु नाम से। आधुनिक चाणक्य, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र को। ये कौन थे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई का हमने कैसे याद किया था? मणिकर्णिका से, है ना। रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी के ऊपर बनी हुई मूवी है मणिकर्णिका, और मणि से उठाया था हमने मणि। इस तरह से लता मंगेशकर जी को हमने कैसे याद किया था? लता मंगेशकर है सुरों की सम्राट, है ना, जैसे स्वर साम्राज्ञी। कालिदास जी को हमने याद किया था भारत का शेक्सपियर। ठीक है। और एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को हमने यह कैसे याद किया था कि भारतीय आत्मा से हमने उठाया था शब्द भारत माता। और भारत माता की या किसी भी आत्मा की आत्मा, किसी भी माँ की आत्मा किसमें बसती है? उसके बेटों में, और बेटों को कहा जाता है लाल। तो लाल से हो गया था माखनलाल। सिक्स्थ है कुंजीलाल दुबे, जो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोकमाता या देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोकमाता के नाम से जाना जाता है अहिल्याबाई होलकर, और राजमाता के नाम से जाना जाता है विजया राजे सिंधिया। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो राजमाता है उसमें राज शब्द आएगा, राज किस में आता है? विजय राजे सिंधिया में। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया, और लोकमाता हो गई अहिल्याबाई होलकर। एट्थ है कुशाभाऊ ठाकरे, यह है भाजपा के पितृपुरुष। नाइन्थ है अशोक कुमार, अशोक कुमार है दादा मुनि। भगवान रजनीश या ओशो, ओशो के नाम से जाना या राजेंद्र जैन, जिन्हें आज भगवान रजनीश या ओशो कहा जाता है। इलेवंथ है तानसेन, ये है हमारे संगीत सम्राट। तो संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है तानसेन को, और तानसेन का ही एक मूल नाम है रामतनु पांडे। अब तानसेन जिनका संबंध है महाराजा अकबर से है, तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ट्वेल्थ है छत्रसाल, बुंदेलखंड का शिवाजी। तो बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से जाना जाता है छत्रसाल को। ठीक है। महेश शर्मा, ये झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सैयद मुश्ताक अली, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कि कैप्टन नाम से किसे जाना जाता है? तो यह सैयद मुश्ताक अली। इनके बारे में हमने दो चीज़ें और देखी थी, कि सैयद मुश्ताक अली इनका संबंध है क्रिकेट से। तीसरा, ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी धरती पर पहला टेस्ट शतक जमाया था। नेक्स्ट है सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे भारत की 16वीं संसद में की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन खां, सरोद सम्राट। यहाँ पर भी हमारे 3 क्वेश्चन बने थे इस पॉइंट से। पहला कि अलाउद्दीन खान का संबंध किससे था? सरोद से, ये एक महत्वपूर्ण सरोद वादक रह चुके हैं। दूसरा है प्रतिवर्ष अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है मैहर में। तीसरा, संगीत नगरी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की संगीत नगरी कहा जाता है मैहर को। 17 है आचार्य केशवदास, जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कविताओं में अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता था, जिन्हें कि समझने में कठिनाई होती थी। ठीक है, तो इसलिए कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। 18 है संत सिंगाजी, जिन्हें मालवा का कबीर कहा जाता है। ठीक है, जिन पर प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा पर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, संत सिंगाजी की समाधि है खंडवा से 35 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है 19 अमृतलाल बेगड़, नर्मदा पुत्र। अब नर्मदा पुत्र कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। ठीक है, जिनका संबंध था, अमृतलाल बेगड़ जी जिनका जन्म हुआ था जबलपुर में। ठीक है, नर्मदा पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने की कई रचनाएं नर्मदा पर है और इन्होंने नर्मदा की 2 बार यात्राएं कर चुके हैं। नेक्स्ट है राजमाता 20, राजमाता कहा जाता है विजय राजे सिंधिया को। तो अब विजय राजे सिंधिया जी का जन्म हुआ तो इसका संबंध है ग्वालियर से। और नेक्स्ट है 21 रानी अवंतीबाई, जिन्हें कहा जाता है रामगढ़ की रानी के नाम से। ठीक, रामगढ़ की रानी रानी अवंतीबाई। तो इस तरह से आज हमने 21 मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम या उपाधियाँ पढ़ चुके हैं, और हर एक एक नाम से जुड़े हुए 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो से आपके 50 से 60 क्वेश्चन ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे वीडियो शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे।